जरा सोचिए चिन्नास्वामी स्टेडियम की वो रोशनी और सामने 206 रनों का एक ऐसा पहाड़ जैसा लक्ष्य। किसी भी टीम के पसीने छूट जाएं यार। बिल्कुल। और रॉयल चैलेंजर्स और गुजरात टाइटंस के बीच का ये मुकाबला कोई आम मैच तो था नहीं। वही तो। दूसरी पारी की एकदम पहली गेंद फेंकी जा रही है, बल्लेबाज ने शॉट खेला, गेंद हवा में है और एक बेहद आसान सा कैच वाशिंगटन सुंदर के हाथों से छिटक कर जमीन पर गिर जाता है। और शायद यहीं से पूरा खेल पलट गया। मतलब एक सेकंड की वो चूक कितना भारी पड़ सकती है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मकसद सिर्फ स्कोरबोर्ड बांटना नहीं है। हम क्रिकेट के उन मोमेंटम शिफ्ट्स, दबाव झेलने की रणनीतियों और उन फैसलों की तह तक जाएंगे जिन्होंने इस असंभव से लगने वाले चेस को मुमकिन बनाया। एकदम सही। इस मैच को समझने के लिए हमें वो पारंपरिक सोच किनारे रखनी होगी जहां 206 रन का पीछा करना महज एक गणित का कैलकुलेशन माना जाता है। मैं कहूंगी ये मोमेंटम का एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, क्योंकि जब लक्ष्य इतना बड़ा हो तो गेंदबाजी करने वाली टीम शुरू से ही एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ उतरती है ना? बिल्कुल उतरती है। लेकिन जैसा कि हमने इस मैच में देखा, वो बढ़त बहुत ही नाजुक होती है। एक गलती और सब खत्म। और उस नाजुक बढ़त के टूटने की शुरुआत उसी पहली गेंद से हुई जिसका मैंने अभी जिक्र किया। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक पर थे विराट कोहली, जो अभी 0 पर थे। और वो कैच ड्रॉप हो गया। वॉशिंगटन सुंदर से वो कैच मिड विकेट पर टपक गया। अब अक्सर क्रिकेट देखते हुए एक सवाल दिमाग में आता है कि यार ये तो सिर्फ पहली गेंद थी। गेंदबाजों के पास वापसी करने के लिए अभी भी 119 गेंदें और बची थी। हाँ, ये तो है। तो फिर एक कैच छूटने को इतनी बड़ी तबाही क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि देखिए, वो महज एक कैच नहीं था। वो एक खूंखार बल्लेबाज को दिया गया एक तरह का फ्री पास था। फ्री पास मतलब आप कहना चाह रही हैं कि उसका दबाव अलग होता है? बिल्कुल। जब कोई ओपनर 206 रन के दबाव में क्रीज पर आता है तो उसके दिमाग में एक उलझन होती है कि नई गेंद की स्विंग को सम्मान देना है या रन रेट को बनाए रखने के लिए सीधा जोखिम उठाना है। हाँ, दोनों चीजें एक साथ करना मुश्किल है। वही तो। लेकिन जब पहले ही गेंद पर जीवनदान मिल जाता है ना, तो आउट होने का वो जो एक शुरुआती डर होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। अरे वाह! आप इसे एक मनोवैज्ञानिक सर्वाइवर बायस कह सकते हैं। बल्लेबाज को लगने लगता है कि आज तो उसका दिन है और वो फिर स्विंग या सीम की परवाह किए बिना बस अपने स्ट्रोक्स खेलने लगता है। यार, ये वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये बिल्कुल किसी बॉक्सर की तरह है जिसे अचानक एहसास हो जाए कि सामने वाले का सबसे तड़ा पंच बस उसे छूकर निकल गया है और अब उसे कोई खौफ ही नहीं है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और कोहली ने बिल्कुल यही किया। उस एक जीवनदान का फायदा उठाते हुए उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों में 81 रन ठोक दिए। चौथी और 6 छक्के। और वो 115 रनों की जो साझेदारी हुई, उसने तो गुजरात के रणनीतिकारों को पूरी तरह से बैकफुट पर ही धकेल गया था। बिल्कुल। और इस जवाबी हमले की जो तकनीक थी ना, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। मेरे समझ से कोहली ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने गुजरात के गेंदबाजों की लेंथ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लेंथ को बर्बाद कर दिया? वो कैसे? देखिए, जब कोई बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकलकर या जगह बनाकर गेंदबाज को उसकी तय योजना से भटकाता है तो कप्तान को मजबूरन अपनी फील्ड प्लेसमेंट बदलनी पड़ती है। हाँ, फील्ड फैलेगी तो गेंदबाज पर भी असर पड़ेगा। एकदम सही। और जैसे ही फील्ड बदलती है, गेंदबाज दबाव में आकर अपनी लाइन खोने लगता है। वही इस मैच में हुआ। और इसी आक्रामक पारी के दौरान जो 2 रिकॉर्ड बने, वो भी तो इस बात की गवाही देते हैं। द 800 क्लब, मतलब आईपीएल इतिहास में 800 बाउंड्री यानी 800 चौके जड़ने वाले पहले और एकमात्र बल्लेबाज बनना। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसके साथ ही एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 300 छक्के लगाने का कारनामा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। 800 चौके लगाने का मतलब है कि आपने पिछले 1.5 दशक में लगभग हर तरह के गेंदबाज का सामना किया है। जी। मलिंगा के यॉर्कर से लेकर राशिद खान की मिस्ट्री स्पिन तक। बिल्कुल। है ना? और हर किसी के खिलाफ गैप ढूंढने की कला में आपने महारत हासिल की है। हाँ, ये एडेप्टेबिलिटी, यानी खुद को ढालने की क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और 300 छक्के एक ही मैदान और एक ही टीम के लिए मारना, ये भी बहुत कुछ कहता है। चिन्नास्वामी के मैदान पर तो वैसे भी गेंदबाज बहुत बदलाव करते हैं। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि आपको उस पिच की ज्यामिति, वहां की हवा के रुख और बाउंड्री के डायमेंशंस की कितनी गहरी समझ है। चिन्नास्वामी जैसे मैदान पर जहां गेंदबाज लगातार गति बदलते हैं, वहां इतने लंबे समय तक दबदबा बनाए रखना सच में असाधारण है। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। कोहली की इस आक्रामक पारी ने यकीनन चेस को आसान बनाया,
लेकिन हम उस पारी को कैसे भूल सकते हैं जिसने इस 200 के पार वाले लक्ष्य की नींव रखी थी। आप साई सुदर्शन की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है अगर हम द मास्टर और द प्रोडिजी की तुलना करें तो एक तरफ कोहली के 44 गेंदों में 81 रन थे और दूसरी तरफ गुजरात के साई सुदर्शन की 58 गेंदों में 100 रन की पारी थी। वो भी कमाल की पारी थी। बहुत कमाल की। साई का स्ट्राइक रेट भी 172 के करीब था, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे। तो तकनीकी रूप से देखें तो साई ने एक शतक बनाया, जो बोर्ड पर एक विशाल स्कोर खड़ा करने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है ना? देखिए, दोनों पारियों की अहमियत अपनी अपनी जगह है, लेकिन उनके काम करने का जो मैकेनिज्म था वो एकदम अलग था। मैकेनिज्म अलग था मतलब कैसे? अगर आप साई सुदर्शन की पारी का विच्छेदन करें तो पाएंगे कि वो एक क्लासिक एंकर और एक्सेलरेट मॉडल पर आधारित थी। मतलब पहले टिकना और फिर मारना। हाँ, पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए आपके पास एक खाली कैनवस होता है। साई ने पावर प्ले में जोखिम कम लिया, पिच के व्यवहार को समझा और एक छोर को सुरक्षित रखा, जिससे बाकी बल्लेबाजों को आजादी मिल गई खेलने की। बिल्कुल, इससे उनके साथ खेलने वाले बल्लेबाजों को आजादी मिली और फिर उन डेथ ओवर्स में जाकर उन्होंने अपनी आंखें जमने का फायदा उठाया और बड़े प्रहार किए। तो आप कह रही हैं कि साई सुदर्शन ने गेंदबाजों को अपनी गेंदबाजी करने दी और बस उनकी गलतियों का इंतजार किया, जबकि कोहली की रणनीति इससे एकदम उलट थी। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। कोहली की पारी रिएक्टिव नहीं बल्कि डिसरप्टिव थी। वो इस इंतजार में थे ही नहीं कि गेंदबाज गलती करेगा तब वो मारेंगे। उन्होंने खुद गलती करवाई। वही तो। उन्होंने अपनी मूवमेंट से, अपने फुटवर्क से गेंदबाजों को गलती करने पर मजबूर किया। जब आप 206 का पीछा कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास सेट होने का समय बिल्कुल नहीं होता। आपको तो शुरू से ही प्रहार करना पड़ता है। बिल्कुल, आपको पहले ही ओवर से विरोधी कप्तान के दिमाग में खलबली मचानी होती है, जो कि कोहली के 184 के स्ट्राइक रेट से साफ झलकता भी है। और ये खलबली यार सिर्फ एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं थी। चलिए व्यक्तिगत पारियों से हटकर जरा पूरी टीम की चेजिंग रणनीति पर नजर डालते हैं। 26 रन पर जैकोब बेथेल आउट हो गए थे। हाँ, वो एक शुरुआती झटका था। अक्सर हम देखते हैं कि जब एक बड़ा विकेट जल्दी गिरता है तो बल्लेबाजी करने वाली टीम कुछ ओवरों तक एकदम संभल कर खेलती है, लेकिन यहाँ देवदत्त पड्डीकल ने आकर 55 रन बनाए और साझेदारी सीधे 115 रन तक पहुंच गई। ये साझेदारी ही तो मैच का टर्निंग पॉइंट थी। बिल्कुल। वैसे इस तरह की गहराई वाले क्रिकेट टैक्टिक्स को डिकोड करना ही हमारा असली जुनून है इस चर्चा में। और हाँ, ऐसे ही धांसू विश्लेषण और मजेदार किस्सों के लिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को बीच बीच में सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहां भी ये महफिल जमी रहती है। तो वापस उस रन चेज पर आते हैं। अगर हम पड्डीकल और कोहली की उस साझेदारी की गतिशीलता को देखें तो उन्होंने क्रिकेट की एक बहुत पुरानी धारणा को एकदम से तोड़ दिया। पुरानी धारणा कौन सी? अक्सर टीमें पावर प्ले में रन बटोरकर 7वें से 15वें ओवर के बीच सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने पर निर्भर हो जाती हैं कि बस सिंगल्स लेते रहो। हाँ, बीच के ओवर्स में विकेट बचाने की कोशिश होती है। लेकिन इस मैच का जो करंट रन रेट ग्राफ था ना, वो कभी भी 9.5 से नीचे आया ही नहीं पूरी पारी के दौरान। यार यही वो आंकड़ा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। मतलब पावर प्ले के 6 ओवरों में 58 पर 1 का स्कोर, एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन असली खेल तो 9वें से 11वें ओवर के बीच हुआ। बिल्कुल, वहीं से गियर बदला गया। इन 3 ओवरों में उन्होंने 48 रन बटोरे, जिसने 10वें ओवर तक ही स्कोर को 118 पर 1 पहुंचा दिया था। मुझे ये बात समझनी है, 9वें से 11वें ओवर का समय तो आमतौर पर स्पिनर्स का होता है ना? हाँ बिल्कुल, फील्ड भी फैली हुई होती है और कप्तान रनों की गति को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वहां अचानक इतना बड़ा जोखिम लेना, हर गेंद पे मारना, क्या ये बहुत बड़ा जुआ नहीं था? देखिए, मैं कहूंगी कि ये जुआ नहीं बल्कि विरोधी टीम की सबसे मजबूत हथियार को भोथरा यानी ब्लंट करने की एक सोची समझी रणनीति थी। हथियार को ब्लंट करना, थोड़ा और विस्तार से बताएंगी? 9 से 11 ओवर का फेज ऐसा होता है जहां स्पिनर्स अपनी लेंथ और अपनी ट्रेजेक्टरी सेट करते हैं। अगर आप उन्हें एक बार सेट होने का मौका दे दें तो वे 206 के लक्ष्य को भी पहाड़ बना सकते हैं। हाँ, स्पिनर्स तो बीच के ओवर्स में खेल को बिल्कुल सुला देते हैं। इसीलिए आरसीबी के बल्लेबाजों ने जानबूझकर स्पिनर्स की फ्लाइट पर आक्रमण किया। जब किसी स्पिनर के खिलाफ लगातार छक्के पड़ते हैं ना, तो वो घबराकर गेंद को तेज और सपाट डालने लगता है और उससे उसकी स्पिन ही खत्म हो जाती है। एकदम सही। इसी सामरिक प्रहार ने गुजरात की पूरी डिफेंसिव संरचना को ही ध्वस्त कर दिया। वो संभल ही नहीं पाए। ये तो गजब का नजरिया है।
मतलब स्पिनर को सेटल होने से पहले ही उसकी पूरी रणनीति को बिखेर देना। लेकिन T20 क्रिकेट का अपना एक अलग ही ड्रामा होता है यार। हाँ, वो तो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो मैच 141 पर 1 के स्कोर पर पूरी तरह से एक तरफा लग रहा था, जहां लग रहा था सब कुछ आरसीबी के नियंत्रण में है, अचानक मोमेंटम का पेंडुलम गुजरात की तरफ तेजी से घूम गया। ये इस प्रारूप की निर्दयता है। आप 35 ओवर तक पूरे खेल पर राज कर सकते हैं और फिर महज 2 ओवर का एक खराब स्पेल सब कुछ पलट सकता है। और वो स्पेल सच में खौफनाक था। मतलब स्कोर 141 पर 1 से सीधा 173 पर 5 हो गया। हाँ, वो कोलैप्स बहुत तेजी से हुआ। सिर्फ 17 गेंदों के अंतराल में केवल 32 रन बने और 4 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिर गए। विकेटों के इस पतझड़ की शुरुआत 13वें ओवर में हुई है ना? बिल्कुल, जब राशिद खान ने गेंदबाजी में वापसी की। हाँ, राशिद ने देवदत्त पड्डेकल को एक शानदार गुगली पर बोल्ड कर दिया और फिर जितेश शर्मा को महज 10 रन पर कैच आउट करा दिया। पड्डेकल तो 55 रन बना के एकदम सेट थे। हाँ, वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो एक सेट बल्लेबाज अचानक एक गुगली को पढ़ने में इतनी बुरी तरह कैसे चूक सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण है राशिद खान की आर्म स्पीड। आर्म स्पीड मतलब हाथ घुमाने की रफ्तार। हाँ, जब कोई बल्लेबाज 50 रन पार कर लेता है ना, तो उसकी मांसपेशियां गेंद की एक खास गति और स्पिन की दिशा की पूरी तरह आदी हो जाती हैं। हाँ। वो एक रिदम में आ जाता है। अच्छा, तो वो रिफ्लेक्सेस पर खेलने लगता है। बिल्कुल। राशिद खान अपनी लेग स्पिन और गुगली दोनों को बिल्कुल एक ही एक्शन और एक ही हाथ की गति से फेंकते हैं। तो बल्लेबाज धोखा खा जाता है। हाँ, पड्डेकल गेंद की लाइन में खेल रहे थे, ये सोचकर कि गेंद हमेशा की तरह बाहर जाएगी, लेकिन गेंद टप्पा खाकर तेजी से अंदर की तरफ आ गई। सेट बल्लेबाज अक्सर गुगली पर इसलिए आउट होते हैं क्योंकि वे गेंद को हाथ से पड़ना छोड़ देते हैं। यार, ये बहुत ही सूक्ष्म तकनीकी बिंदु है। और इसके ठीक बाद जेसन होल्डर ने जो किया वो भी कोई कम बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं था। जेसन होल्डर की वो स्लोअर बाउंसर कमाल की थी। उन्होंने एक धीमी बाउंसर फेंकी जिससे पढ़ने में कोहली धोखा खा गए और गेंद को अपने ही स्टंप्स पर खेल बैठे, जिसे हम प्ले डाउन कहते हैं। मुझे लगता है कि होल्डर का वो धीमा बाउंसर महज एक वेरिएशन नहीं था। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? मतलब जब कोई बल्लेबाज 184 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो तो उसका पूरा शरीर और उसका जो बैट स्विंग है वो पूरी ताकत से गेंद को हिट करने के लिए कमिटेड होता है ना। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इसे क्रिकेट की भाषा में पेस ऑफ द बॉल से खिलवाड़ करना कहते हैं। पेस ऑफ द बॉल। हाँ, कोहली का पूरा वजन आने की तरफ जा रहा था और उनका बल्ला गेंद के आने की उम्मीद में बहुत तेजी से घूम चुका था। लेकिन जब गेंद की गति अचानक कम हो जाती है तो बल्लेबाज को अपना शॉट बीच में ही रोकना पड़ता है, जिसे हम चेक शॉट कहते हैं। बिल्कुल, चेक शॉट। इसी झिझक में बल्ले का निचला किनारा लगता है। होल्डर ने अपनी शारीरिक ऊंचाई का बहुत अच्छा फायदा उठाया, गेंद को पिच पर जोर से पटका, लेकिन उंगलियां फेरकर उसकी गति पूरी तरह से सोख ली। और इस तकनीकी धोखे ने तो मैच में एकदम जान फूंक दी। जब मानव सुधार ने कप्तान रजत पाटीदार को महज 8 रन पर आउट किया तो स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था यार। वो दबाव का पल था, हर तरफ खामोशी थी। समीकरण 27 गेंदों में 33 रनों का रह गया था। लक्ष्य दिखने में बहुत छोटा था, लेकिन मैदान पर 2 बिल्कुल नए बल्लेबाज थे। और T20 में नए बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। अक्सर हम दर्शक सोचते हैं कि यार 33 रन तो हर हाल में बन ही जाएंगे, लेकिन क्रीज पर मौजूद उस नए बल्लेबाज के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है? देखिए, वहां रन रेट का कोई दबाव नहीं होता। वहां असल में डॉट बॉल का मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। डॉट बॉल का दबाव? हाँ, हर वो गेंद जिस पे रन नहीं बनता वो एक नए बल्लेबाज के लिए किसी टाइम बॉम्ब की टिक टिक जैसी महसूस होती है, क्योंकि सेट बल्लेबाज तो पवेलियन लौट चुके हैं ना। उन्हें लगता है कि अगर वो आउट हुए तो मैच खत्म। बिल्कुल। नए बल्लेबाजों को पता होता है कि अगर वो जोखिम उठाकर आउट हो गए तो पीछे कोई और बचाने वाला नहीं है, और इसी झिझक का फायदा उठाकर गेंदबाजी करने वाली टीम एकदम आक्रामक फील्ड सेट कर देती है। तो ये महज रनों का पीछा नहीं था, ये तो डर पर काबू पाने की एक परीक्षा थी। और इस परीक्षा का जो अंतिम नतीजा निकला उसे समझने के लिए हमें इस मैच को अलग अलग चरणों में, मतलब फेज बाय फेज तोड़कर देखना होगा। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर हम कड़वे आंकड़ों की बात करें तो 7 से 15 ओवर के बीच, यानी जो मिडिल ओवर्स होते हैं, उसमें गुजरात टाइटंस ने 98 रन बनाए थे और सिर्फ 1 विकेट खोया था। और वहीं आरसीबी का आंकड़ा देखिए। हाँ, इसी फेज में रॉयल चैलेंजर्स ने 3 विकेट गंवाकर 113 रन ठोक डाले। और इस मैच का पूरा सार ना इसी एक आंकड़े में छिपा है। उन 15 अतिरिक्त रनों के लिए 3 विकेट कुर्बान करना
मेरी समझ से गणितीय रूप से एक बहुत ही समझदारी भरा सौदा था। समझदारी भरा सौदा, मुझे ये समझाइए कि ये कैसे समझदारी थी, क्योंकि अंत में डेथ ओवर्स यानी 16 से 20 ओवर में उन्होंने केवल 35 रन बनाए और काफी संघर्ष करते नजर आए। क्या विकेट बचाकर रखना ज्यादा सुरक्षित नहीं होता? सुरक्षित तो होता, लेकिन लक्ष्य 206 था, कोई 160 नहीं। हाँ, ये बात भी है। अगर वो मिडिल ओवर्स में विकेट बचाने के चक्कर में रन रेट को धीमा कर देते तो अंतिम 5 ओवरों में उन्हें 60 या 70 रनों की दरकार होती। तब दबाव इतना ज्यादा होता कि सेट बल्लेबाज भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाते। यानी उन्होंने पहले ही काम तमाम कर दिया। बिल्कुल। 113 रन मिडिल ओवर्स में बटोरकर उन्होंने आवश्यक रन रेट को इतना नीचे ला दिया था कि डेथ ओवर्स में विकेट गिरने के बावजूद उन्हें हर ओवर में महज 6 या 7 रन ही चाहिए थे। क्या बात है। उन्होंने मिडिल ओवर्स में ही लक्ष्य की पूरी कमर तोड़ दी थी, जिससे अंत में 3.5 ओवर शेष रहते ही जीत मिल गई। यार, ये तो सच में गेम थ्योरी का एक बेहतरीन उदाहरण है और इस रणनीतिक जीत का असर सीधा पॉइंट टेबल पर दिखा है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद आरसीबी की 10 अंकों के साथ टॉप 2 में मजबूती से जगह पक्की हो गई है। और अपने होम ग्राउंड को विदाई देने का इससे शानदार तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं। टॉप 2 में पहुंचना सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये प्लेऑफ से पहले एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच देता है टीमों को। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गुजरात के लिए ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। हाँ, मुंबई से हार और अब इस मैच में मिली शिकस्त के बाद वे 6 अंकों पर ही फंसे हुए हैं। उनके मध्यक्रम की जो कमजोरियां इस मैच में खुलकर सामने आई हैं ना, वो डराने वाली हैं। खासकर तब जब साई सुदर्शन के अलावा बाकी बल्लेबाज उस गति से रन ही नहीं बना पा रहे हैं। वही तो उनकी प्लेऑफ की राह अब एक भूल भुलैया जैसी लगने लगी है। बिल्कुल। टूर्नामेंट के इस नाजुक मोड़ पर ना आपके पास अपने गलतियों को सुधारने का ज्यादा समय नहीं होता। गुजरात को अपने मध्य क्रम में ऐसे बल्लेबाजों की बहुत सख्त जरूरत है जो साई सुदर्शन द्वारा बनाए गए मंच का फायदा उठा सकें। हाँ, जो डेथ ओवर्स में बिना समय लिए बड़े शॉट्स खेल सके। एकदम सही। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से हमने जो निचोड़ निकाला है वो ये है कि क्रिकेट का कोई भी बड़ा लक्ष्य सिर्फ सीधा साधा गणित नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। शून्य पर छूटा हुआ कैच कैसे एक बल्लेबाज को मानसिक आजादी दे सकता है, कैसे पावर प्ले की बजाय मिडिल ओवर्स में किया गया अप्रत्याशित प्रहार विरोधी टीम के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स को बेबस कर सकता है, और कैसे एक धीमी बाउंसर सेट बल्लेबाज के बैट स्विंग को चकमा दे सकती है। हाँ, यही वो बारीकियां हैं जो एक मैच का रुख तय करती हैं। और सबसे अहम बात, इस मैच ने ये साबित कर दिया है कि आधुनिक T20 क्रिकेट में मोमेंटम को पकड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उस मोमेंटम को विरोधी टीम के पाले में जाने से रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है, जिसे हम सभी को क्रिकेट देखते वक्त अपने जहन में रखना चाहिए। वो क्या है? क्या T20 क्रिकेट की वो पुरानी टेक्स्ट बुक अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, जिसमें लिखा था कि अंतिम 5 ओवरों के लिए विकेट बचाकर रखो? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जिस तरह से हमने इस मैच के 7 से 15 ओवरों के बीच वो अंधाधुंध और बेखौफ प्रहार देखा, क्या वही अब 200 से बड़े लक्ष्यों का पीछा करने का इकलौता और सबसे कारगर ब्लूप्रिंट बन गया है? शायद हाँ। क्या आधुनिक क्रिकेट में सुरक्षित खेलना ही अब सबसे बड़ा जोखिम बन गया है? अक्सर लोग इस बारे में बात नहीं करते। बिल्कुल। अगली बार जब भी कोई चेज देखें तो इस एंगल से जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, दर्शकों को ये जरूर सोचना चाहिए। आज की इस दिलचस्प और रणनीतिक चर्चा में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही खेल की परतों को खोलते रहेंगे। मिलते हैं अगली चर्चा में।